नमस्कार। इस्लामाबाद टॉक्स बीच में रुक गई है। जेडी वेंस गुस्सा होकर चले गए हैं, कह रहे हैं तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो तो हम भी तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, जाओ, क्योंकि तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो। दोनों लोग अपनी अपनी बातें लेके अड़े हुए हैं और इस बीच में जेडी वांस चले गए। लेकिन जेडी वांस क्यों चले गए? क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए गए कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं? तो हमको इस पूरी कहानी को समझना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है, ये कहीं नहीं जाने वाले, लौट के यहीं आएंगे। मैंने कल आपको सब्जी मंडी का उदाहरण दिया था और ये उसी तरह का मामला है कि जब आप सब्जी मंडी में जाते हो, उसको बोलते हो भैया कद्दू क्या भाव है, वो कहता 20 रुपये, आप कहते हो नहीं भाई 15 रुपये दो। कह रहे नहीं साहब इस तरह नहीं पड़ेगा, तो ठीक है मत दो। फिर आप आगे बढ़ने लगते हो और आगे बढ़ते हो और आपको लगता है कि सामने वाला जो है प्रेशर में आ जाएगा और कहेगा कि चलो देके ख़त्म करो। अच्छा बाबूजी 17 ले जाओ, ऐसे आवाज़ देता पीछे से। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो निगोशिएशन का स्टाइल है अभी तक का सारा देख लीजिए, यही पुराने ज़माने का मोल भाव वाला स्टाइल है। रूठ जाएंगे और चाहेंगे कि सामने वाला मना ले, बस यही एक तरीका उनको आता है। चूँकि वो कॉरपोरेट में रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, तो बड़ी कंपनी के साथ क्या होता है कि जो सामने वाला होता है ना, उसको आपकी कंपनी को माल बेचने की अटकी होती है। आप मान लीजिए किसी से मैन्युफैक्चरर से कुछ बनवा रहे हैं, तो उसको लगेगा भाई इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं मिलेगा। तो मालिक अगर कहता है ठीक है हम नहीं देते हैं, तो कहता है चलो कोई बात नहीं साहब, कर लेते हैं, रेट कम लगा लेते हैं। वो सोचता है इधर से निकाल लूँगा उधर से निकाल लूँगा, लेकिन मना लेता है। तो डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आने के बाद भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं। उनका ये स्टाइल है, वो डील क्रैक करने वाले आदमी के तौर पे अपने आप को पहचानते हैं और इस स्टाइल के चक्कर में वो कुछ ज़्यादा ही फूफा बन रहे हैं। अब एक पहलू और भी है, क्या ये सचमुच स्टाइल है या कोई उनके कान उमेट रहा है? क्यों? क्योंकि अभी आपने हमारे पिछले 2 वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का लगातार परेशान है, क्योंकि नेतन्याहू खुश नहीं है। नेतन्याहू के खुश ना होने से नेतन्याहू दबाव बना रहे हैं। किस तरह से अचानक डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी पे हमले होते हैं सोशल मीडिया पे, कोई नहीं जानता, कोई नया कार्ड नहीं, कोई नई फाइल नहीं खुली, कोई नया दस्तावेज सामने आया, कोई फोटो सामने नहीं आया, फिर भी सामने आ गया एप्स्टीन फाइल का मामला। मेलानिया ट्रंप को सामने आकर सफाई देनी पड़ती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप पे लगातार दबाव है। और अब इस बातचीत को अगर आप देखें, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत करने का ऐलान कर दिया। ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में चचा को जो है जो कोई समझा देता है उसी की बात मान लेते हैं। उनको लगा कि भाई अगला मिड टर्म हार जाएंगे, लोगों ने कहा कि ये हो जाएगा, तो ठीक है भाई तुम मुझसे शांति वार्ता करो 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 करके पाकिस्तान के उसके पीछे पड़ गए, ईरान के। नहीं करोगे तो ये कर दूंगा, नहीं करोगे तो वो कर दूंगा, पुल उड़ा दूंगा, तुम्हारा तेल उड़ा दूंगा, मुझसे बात करो, शांति वार्ता करो। अबे कौन सी शांति वार्ता? लेकिन वो कह रहे थे, उनको यही तरीका आता है। भैया शांति वार्ता हो गई तो दूसरा गुट सक्रिय हुआ होगा, चचा ये क्या कर डाला आपने, तो इजराइल से भी नहीं पूछा, नहीं होगी शांति, शांति करोगे तो नेतन्याहू जेल चला जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू के मुकदमे चल रहे हैं वहाँ पे, उनकी सुनवाई शुरू हो गई है। अब क्या करें? ठीक है मैं रोकता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अभी हम पूरी चीज़ों को समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों वापस आएंगे उसी दुकान पे, उसी ईरान के पास, उसी बातचीत के लिए। कोई युद्ध विद्ध शुरू होने के चांसेस दूर दूर तक नहीं है। खैर, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहां पर 2 अपने जहाज भेज दिया। अब आप शांति की बातचीत कर रहे हो, मीडिएशन कर रहे हो, और वहां पे 2 जहाज भेज देते हो और ये कहोगे कि हरमुज स्ट्रेट में हमारे जहाज माइन साफ करेंगे। ये एग्रेशन है, ये भड़काऊ कार्रवाई है। और जाहिर बात है जब आप ऐसी भड़काऊ कार्रवाई करोगे तो ईरान ने अगर 10-15 मिसाइल चला दी, 2 जहाज डुबो दिए, तो राम नाम सत्य हो जाएगा वार्ता का। डोनाल्ड ट्रंप की यही कोशिश थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ और भी कह रहे हैं। अब पता नहीं वो उसको सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तो जीते हुए हैं, ईरान ख़त्म है, उसका फला ख़त्म हो गया, बातचीत होती हो नहीं तो नहीं हो, हमको नहीं करना, तेरे बेकार बैंगन है हमको नहीं खरीदना, सड़ा हुआ कद्दू है बहुत मिल रहे हैं मार्केट में, हमको ज़रूरत नहीं है तेरी वजह। इनका पूरा फोकस इस बात पे है कि ईरान बर्बाद हो जाएगा हमसे गुस्सा करके, तो हम जो है उसको अपनी शर्तें रखें, नखरे मारें।
लेकिन सिचुएशन जो है वो सारी की सारी जो देख रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप ने और भी बहुत सारे काम किए। इस बीच में वहाँ पे नेतन्याहू ने फ़िलिस्तीन के अंदर फिर बेकसूर लोगों को मारा, गाज़ा में अटैक किया, और नेतन्याहू ने वहाँ पर भी अपने हमले जारी रखे हैं। कहाँ पर? लेबनान में, जिसके कारण विवाद चल रहा है। यानी ये पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप वार्ता को पटरी से उतारने का काम करें। दूसरा, हर 10 मिनट में जेडी वांस से फ़ोन पे नहीं मानो, ये मत करो, वो मत करो, तमाम सारी इतनी ज़्यादा उन्होंने खिचड़ी वहाँ फैला दी कि जेडी वांस अगर कुछ करना भी चाहे उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो निश्चित तौर पे जब आप इनसे कहोगे ईरान से, तो क्यों मानेगा? आप क्या कहोगे और वो क्यों मानेगा, इसको समझते हैं। अब अच्छी तरह जानते हो कि इस पूरी लड़ाई में असल ताकत क्या है ईरान के पास में। सबसे बड़ी ताकत है हरमुज जल डमरू मध्य पर उसका नियंत्रण, और उस नियंत्रण के कारण ही पूरी दुनिया में वो एक अपना इम्पैक्ट पैदा करने में कामयाब रहा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हरमुज जल और डमरू मध्य जो है, हरमुज स्ट्रेट, उस पर कुछ कर लो, उसका या तो तुम उसका कब्जा छोड़ दो, या फिर एक काम करो, हम और तुम मिलके लूटते हैं, अमेरिका और ईरान मिलके कुछ मैकेनिज्म बना लेते हैं, हम दोनों यहां से कमाई करेंगे। हद है। अब ईरान कह रहा है कि भाई इसी के कारण तो तू यहाँ आया बातचीत करने के लिए मेरे कदमों में, इसी को छोड़ दूं, और साथ में तू ये भी कह रहा है कि हम लूटेंगे मिलके। भाई पहले मेरा देश तूने बर्बाद किया है, उसकी भरपाई तू कर, और दूसरा मैं यहां से करूंगा। तो यहां मामला अटक गया, ईरान को मानना नहीं था, और इन्होंने जानबूझकर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल में सबसे ऐसे कठिन चीजें जिसको ईरान ना माने उसको शर्तें रख के बातचीत तोड़ दी, क्योंकि इनको लग रहा है ईरान कमजोर है तो वो हमारे से बातचीत करने के लिए पगलाएगा और कहेगा नहीं कोई बात नहीं बाबूजी, कद्दू ले लो, मेरा बिकेगा नहीं वरना। लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जी मंडी में बहुत सारे ग्राहक हैं और तुम जो है वो अकेले नखरेबाज हो। कौन से ग्राहक हैं इस पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी मांग ये भी है इनकी कि भाई साहब आप जो है वो मिसाइल इससे ज़्यादा नहीं रखोगे, इस दूरी से ज़्यादा नहीं रखोगे। अरे मिसाइल से ही तो तुम्हारा बैंड बजा है, तभी तो तुम बातचीत करने आए, वरना तो तुमने ईरान को तबाह कर दिया होता। और उसने ये भी उदाहरण दे दिया कि 4 दिन के अंदर उसने जो पुल इन्होंने तोड़े थे सारे के सारे तेहरान वाले दोबारा बना दिए हैं, और उसका वीडियो डाल, देखो भाई सब कुछ सही हो गया, हमारा रेलवे का ब्रिज भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो ऐसे हम तबाह बर्बाद होने वाले नहीं है, आपने सालों हमको पीछे नहीं धकेल दिया। लेकिन मिसाइल तो वो कम नहीं करेगा। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो है परमाणु शक्ति बनने का प्रश्न। मुझे ये लगता है कि पूरा मुद्दा ही फर्जी है। मुझे लगता है फर्जी कैसे, इसको समझें। 2021 में ये रिपोर्ट आई 2021 में कि ईरान ने अपने यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया है। ठीक है साहब। उसके बाद में उसको 90% ले जाने का मतलब यह है वो हथियार ग्रेड का हो जाएगा। 90% तक ले जाने के लिए मुश्किल से 2 हफ्ते लगने हैं, बल्कि चीन ने तो 3 दिन में कर लिया था। क्योंकि एक बार आपने एक मशीन चलाई है, उसके अंदर से समझ लीजिए कि सरल भाषा में बताऊं, आपने देखा होगा डेयरी वालों के पास मशीन होती है, उससे वो मक्खन को अलग करते हैं। वो मशीन क्या करती है, वो घूमती है तेज़ी से, और मक्खन अलग होता जाता है और मट्ठा अलग होता जाता है, क्रीम अलग होती जाती है, मट्ठा अलग होता जाता है। उन्हीं के पास एक और मशीन होती है घूमने वाली, जिसके अंदर वो टेस्ट ट्यूब डालते हैं और घुमाते हैं तो पता चल जाता है इसमें पानी कितना है, दूध कितना है, अलग अलग हो जाते हैं दोनों। सेम प्रिंसिपल है फिजिक्स का, सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल। अगर आप ऐसे करके धागे के लंगर को जोर से घुमाते हैं तो भारी चीज़ दूर की तरफ जाती है। पत्थर बंधा होता है ना, गोल गोल घूम रहा है वो, ऐसे तो आपके हाथ से क्यों घूम रहा है वो, क्योंकि वो भारी है। तो कोई भी चीज़ जब तेज़ी से घुमाओगे तो भारी जाएगी दूर। तो परमाणु का भी इसी तरह घुमा फिरा के सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी है जो उसको घुमा के अलग करती है। तो अगर वो 6 चक्कर और घुमा देगा, समझ लो सरल भाषा में, तो और 90% यूरेनियम हो जाएगा। बस इतना ही सरल था। तो अगर 21 की रिपोर्ट को देखा जाए तो 21 में ही यूरेनियम तैयार हो जाना चाहिए था उसके पास 90% का। तुम 21 का आंकड़ा दोहराए जा रहे हो 60%, 60%, 60%। अगर उसको परमाणु बम बनाना होता तो उसने 90% कर लिया होता, और नहीं बनाना है तो फिर तुम उसको जबरदस्ती परेशान कर रहे हो। दूसरा फैक्टर, सिर्फ यूरेनियम बनने से परमाणु बम नहीं बन जाता, तब उसको बनाने के लिए आपको कुछ वार हेड्स तैयार करने पड़ते हैं। वार हेड्स क्या होता है, मतलब वो बम
जो आप हवाई जहाज के आगे लगाओगे या मिसाइल के आगे लगाओगे और ले जाके पटकोगे, और उसके पटकने से अंदर परमाणु विस्फोट होगा, उसका जो भी मैकेनिज्म, तो वो मशीन वो भी तो बनानी पड़ेगी। तो भाई साहब उसको बनाने में भी 4 हफ्ते से 5 हफ्ते का समय लगता है उसको डेवलप करने में। और ईरान की जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी और साइंस में उसकी तरक्की दिखाई दे रही है, उस लिहाज से ये काम भी ईरान ने कभी का 21 खत्म होने से पहले कर लिया होगा। और तो और उसको अपनी मिसाइल पे लगाना होगा तो वो लगा चुका होगा, अगर उसका इरादा करने का रहा होगा। और इसके विपरीत अगर अली खामनेई ने, जैसा कि खुद अमेरिका मानता रहा है, फतवा जारी कर दिया है कि वो कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने ये नहीं किया होगा। तो अब परमाणु हथियार खत्म करने की बात कर रहे हो, लेकिन खत्म करने की बात में आप ये कह रहे हो कि जितना आपने संशोधित किया हुआ है या जैसे प्रसंस्कृत आपका जो यूरेनियम है, रिफाइंड यूरेनियम है, वो हमको दे दे ठाकुर। वो कहते तुमको क्यों दे दें यार, मिसाइल हमारे पास में है। तो अब क्या हो रहा है, तुम ये कह रहे हो कि हम, अब पूरा सीन समझ रहे हैं, एक तरफ ये सीन है, तो वो मानेगा नहीं, तो वो नहीं माना। अब अमेरिका ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद कर रहा है, ये उन्होंने कह दिया, और निश्चित तौर पे ये बातों पे वो नहीं माने। यही तो उसकी ताकत है, अगर यही वो दे देगा तो तुम तो कल पटक के मारोगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, आज कुछ कलते हो दूसरे दिन पलट जाते हो, तुम्हारा कोई चरित्र ही नहीं है। ये बात तो वो अपनी शर्तों में लिख के कह चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर देहले भर का भरोसा नहीं है, ये पलट जाता है। अब आप समझिए अमेरिका की हैसियत क्या है। ईरान का क्या बिगाड़ोगे आप, अभी तक उसकी 600 मिसाइल कुल खत्म हुई हैं, कुल 600, जिसमें से 150 लगी हैं निशाने पे। आपको पता है उसके पास कितनी मिसाइल है ईरान के पास? उसके पास है 15,000 से ज़्यादा मिसाइल, रॉकेट अलग है। जितनी नष्ट हुई हैं उससे ज़्यादा तो हिजबुल्लाह के पास है। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट और मिसाइल का खजाना है। 20,000 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल का अनुमान है वर्तमान में, और पहले उसके पास 1.5 लाख होते थे। 1.5 लाख, कल्पना कर सकते हो, वो इजराइल के चप्पे चप्पे पे गिरा सकता है मिसाइल। अब आप कह रहे हो ईरान से कि उनका जो है उनको भी साथ छोड़ दो। भाई उनका साथ वो क्यों छोड़ दे, और वो ये क्या स्वीकार कर ले कि वो मेरी सेना है या मेरे प्रॉक्सी हैं? आप आरोप लगाते हो ना, वो भी तो स्वतंत्र संगठन है, प्रॉक्सी हैं तो साबित करो, और हम दूसरे की जिम्मेदारी कैसे ले लें? यहाँ पे अटक रहा है मामला। अब बात यह है कि भैया हमने ये कहा था कि सब्जी मंडी में और जो है जगह पे कद्दू आपको मिलेगा ही नहीं, आपको लौट के यहीं आना पड़ेगा। तो अब आप सीन समझते हैं किस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये सब नखरे दिखा के, मैं नहीं लेता, तुम्हारा कद्दू तो बेकार है, सामने वाला इतने का दे रहा, करने के बाद भी इसी दुकान पे कद्दू लेने आएंगे। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी हैसियत नहीं है कि कद्दू लिए बगैर घर चले जाएं, घरवाली मारेगी। अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप को कूटेंगे अगर युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो। कूटने का मतलब यह है कि चुनाव तो ये हार ही जाएंगे मध्यावधि, इनकी पार्टी भी अगला चुनाव नहीं जीतेगी, इनको तो लड़ना ही नहीं है, और जेडी वांस का राष्ट्रपति बनने का सपना टूट जाएगा इनकी पार्टी के, यानी सामने वाली पार्टी फिर से पावर में आ जाएगी, पहली चीज़। दूसरा, अगर सदन में बहुमत कमज़ोर हुआ तो अभी से ही पूरे अमेरिका में आंदोलन हो रहे हैं कि उसको हटाओ। कोई कह रहा है ये पागल है, कोई कह रहा है ये खिसका हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐसा ना हो कि उनको इम्पीचमेंट आ जाए हटाने के लिए, तो इसलिए ये शांति करना जरूरी है। तो ये इम्पीचमेंट वगैरह वगैरह क्यों आएगा, इसको समझते हैं। अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ है, और फंसा हुआ ऐसे है कि ईरान के पास में बहुत सारा ऐसी पावर है कि वो हरमुज जलडबरू मध्य में उसके पास में एक ऐसा रास्ता जहाँ से दुनिया का 20% एनर्जी जाती है। ये बात हम 100 बार, उस इलाके में 3 से 4 हज़ार विमान, वो माफ़ कीजिए जहाज़ खड़े हैं, और ये जहाज़ भी सामान्य जहाज़ नहीं है, तेल के जहाज़ हैं। इन जहाज़ों पर करीब 50,000 लोग मौजूद हैं दुनिया में। तो वो जब तक उसके पास है तुम उस पर हाथ नहीं डाल पाओगे। इसके खार्ग पे तुमने जो हमले किए हैं वो
गिरा के मिसाइल चले गए, बोले सैनिक ठिकाने पे गिराइए। पहले भी बोला था तेल पे गिराऊंगा, सैनिक पे गिराई, दोबारा बोला फिर भी सैनिक पे गिराई। सैनिक ठिकाने की कोई परिभाषा नहीं होती है, बड़ी बड़ी छावनियाँ होती हैं, कैंप लगे होते हैं, कहीं पे भी गिरा के चले जाओ। कितना एग्जैक्ट नुकसान हुआ नहीं पता। तो एक तो उसकी ये पावर है जो उसके पास पहले भी रहेगी। दूसरी दिक्कत ये है कि वो आपकी जो स्थिति है वो ये है कि आप अपने घर में संभाल नहीं पा रहे हो। आपके बच्चे को खिलाने के लिए आपके पास रोटी नहीं है। ये चीज़ सुनने में खराब लग सकती है, पर आप जहाँ पंगे लेके आ रहे हो, आपकी घरवाली आपको मारेगी क्योंकि आपके पास रोटी नहीं है। इसको घर नहीं एक देश समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से रायता फैला रहे हैं, उसके बाद ये बुरे फंस जाएंगे। और ये समझते हैं कि मैं किसी भी हालत में ये एहसास नहीं होने दूंगा कि मेरी वजह से किल्लत हो रही है। हालत ये है कि वहाँ महंगाई है, तेल की 10% से ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, और अमेरिकी महंगाई का आंकड़ा भी याद में आया है, और वहाँ पर 0.03% महंगाई बढ़ गई है एक महीने के अंदर। लंबा अगर युद्ध हुआ तो जीडीपी 1.5% गिर जाएगी, और इसके कारण वहाँ पर जो उनका डॉलर है वो 4% सस्ता हो जाएगा। ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, और वहाँ पर जो लोग लोन लेके मकान में रह रहे हैं बेचारे, वहाँ आदमी एस टू एस चलता है। जितना आएगी तनख्वाह उतनी चली जाती है। वहाँ बचत नहीं कर पाते हैं लोग, करते नहीं क्योंकि ब्याज भी ना के बराबर है। तो वो लोग कहाँ से भरेंगे किस्तें? इसके अलावा पूरी तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन, जिसमें कच्चा माल, एल्युमिनियम वगैरह सब कुछ महंगे हो रहे हैं, और सोडा डिटर्जेंट वगैरह भी महंगे हो गए। ये एक समस्या हो गई है। खाने के लिए अंडे नहीं मिल रहे हैं अमेरिका में, ये लंबे समय से चला आ रहा था, जो और बढ़ गया है। तो इन सारी चीज़ों में देखें तो एक बड़ी सारी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि इनके साथ साथ घर में लोग खिलाफ हैं। अभी हाल में आपको याद होगा पोल हुए थे जिसमें 59% अमेरिकी हमले के खिलाफ थे, और अगर युद्ध खिंच गया तो वो और खिलाफ हो जाएंगे। तो इनको युद्ध को समेटना पड़ेगा। इसके अलावा अपना वॉर पावर रेजोल्यूशन लाया जा चुका है उनके यहाँ पे, इसलिए $1.5 ट्रिलियन इन्होंने युद्ध के लिए फंड मांगा था। वो फंड भी इनको वापस करना पड़ा, क्योंकि ये अपने घर में अब इनको समझ में आ रहा है कि खर्चा करना युद्ध पे हमको बर्बाद कर देगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर यानी अमेरिका का जो श्रम विभाग है, उसका जो डेटा आया है वो कह रहा है कि मार्च में जो अमेरिका की अर्निंग्स हैं, वो रियल अर्निंग जो है वो 9% कम हो गए, 0.9% कम हो गई हैं। यानी जो आप कमाते थे वो कम हो गया है। सालाना बचत सिर्फ 0.02% है, यानी जो भी कमाई होती है वो सब खर्च हो जाती है। वेतन भी बढ़ रहा है तो महंगाई उसे खा जा रही है, और ये सबसे ज़्यादा असर ब्लू कॉलर जॉब वालों पे पड़ रहा है, जो लोग मेहनतकश लोग हैं। पूरा अगर महंगाई के सर्वे देखें तो 50% अमेरिकन्स को खाना खरीदना मुश्किल हो गया है। 22% ऐसे हैं जो कह रहे हैं चलो हम खाना खरीद लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम वाले, यानी 83 लाख रुपए, $1 लाख, तो हमारे हिसाब से 95-96 लाख रुपए, 94-95 मान लो लाख रुपए कमाने वाले लोगों में से भी, इतनी बड़ी कमाई करने वाले में से भी 57% लोग चिंतित हैं। इन लोगों का व्यवहार बदल गया है, खरीदारी के तरीके बदल चुके हैं, सस्ते ब्रांड ढूंढते हैं, कम खर्च और फूड वेस्ट बचाते हैं। मतलब जैसे खरीदने जाओ भैया, खुद बाजार से खरीद लो यार, कपड़ा ही तो खरीदना है, क्या ज़रूरत है ब्रांडेड खरीदने का। आदमी कह रहा है ठीक है नेल पॉलिश है उंगली पे लगानी है, छोड़ ना, इतनी महंगी क्यों खरीदनी है, हम वहाँ से खरीद लेंगे बुध बाजार से 20 रुपये वाली। ये हो रहा है अमेरिका में। और वहाँ पर इसी तरह से 22% लोग जो खाना खरीदते थे उसमें कटौती कर रहे हैं, कम खाना खरीद रहे हैं। पहले ये होता था कि कोई बात नहीं, अब वेस्ट नहीं होने दे रहे हैं खाने को, बचा बचा के चल रहे हैं भैया, महंगाई बहुत है। इसके साथ 84% आबादी ने अमेरिका की बाहर खाने का खर्च कम कर दिया है। ये सीधे सीधे पता चल रहा है कि अमेरिका किस तरह से दिक्कत में है। तेल के दाम जो ऊपर गए हैं वो आसानी से नीचे आएंगे नहीं। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप अगर रूठ के चले गए घर पे, मैं नहीं लेता तेरा कद्दू, मतलब भाई अगर तू कद्दू लिए अगर घर में घुसा तो भाभी मारेगी। अमेरिका में अगर आप गए इन सारे हालात के बीच में, अगर आप नखरे दिखाने की लग्जरी बरत रहे हो, मैं तो बातचीत नहीं करूंगा, मैं तो ये नहीं करूंगा, तो आप सबसे बड़ा खतरा मोल ले रहे हो, और डोनाल्ड बाबू ट्रंप उसी खतरे को मोल ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पे क्या होगा ये कि जब घर जाएंगे और भाभी हड़काएगी
तो ये फिर पहुंचेंगे कद्दू वाले के पास, देख भाई ठीक लगा, अच्छा जो दे रहा है उस दाम में दे दे। तो ईरान के साथ निगोशिएशंस जो हो रहे हैं, इन पूरे निगोशिएशंस में कोई भी दुनिया की शक्ति ने होप नहीं छोड़ी है। कोई ये नहीं मान रहा है कि बम गिरने शुरू हो जाएंगे, गोले गिरने शुरू हो जाएंगे। हर तरफ सबका असेसमेंट यही है कि ये वापस आएगा। लेकिन याद रखिए, एक बार अगर आप कद्दू वाले की दुकान से लौट गए और दोबारा उसी दुकान पे जाते हो तो कद्दू वाले के नखरे हाई लेवल पे होते हैं, और उसके बाद में आप नेगोशिएशंस में और कम हासिल करोगे। आपके पास हथियार नहीं है, आपके हथियार खत्म कर चुके हो। ईरान के पास अनंत हथियार हैं, सालों साल लड़ सकता है इसी तरीके से, इसी तरह से इजराइल को बर्बाद करते हुए। दुनिया भर में बहुत सारे देश इसका फायदा उठा रहे हैं। रूस की ताकत, फाइनेंशियल शक्ति फिर से आ जाएगी, उसका तेल धराधन बिक रहा है। यानी आपने अपने एक दुश्मन को किसी तरह कमजोर किया था, वो ताकतवर हो गया। ईरान को बाय डिफॉल्ट चीन का साथ मिल गया, और चीन को एक साथी मिल गया जो ईरान है। यानी पूरी दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर सजने लग गया। आपने खबर पढ़ी होगी जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुस्से में रिएक्ट किया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी कह रही है कि सीधे हथियार सप्लाई कर रहा है इनको चीन, और अमेरिका नेतन्याहू को हथियार सप्लाई नहीं कर सकता, उसका विरोध कर रहे हैं। वहां पे लोग कह रहे हैं ये जो डिफेंस सिस्टम के लिए हथियार मत दो, एक घटिया आदमी है, ये मासूमों को मारता है। टर्की ने और फ्रांस ने आपस में बातचीत की है, और वो ये कह रहे हैं कि भैया इस नेतन्याहू को समझाना पड़ेगा। समझाना मतलब अच्छे से समझाना पड़ेगा, समझाने लायक आइटम तो वो है ही नहीं। तो ये पूरी चीन अगर आप देखें तो एक वर्ल्ड ऑर्डर सज रहा है। नेटो ने दूरी बनानी शुरू कर दी अमेरिका से, इस युद्ध में ठेंगा दिखा दिया। पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, खुद अमेरिका में लोग खिलाफ हैं। यानी इस तरह की अवस्था में घर में भाभी मारेगी तो मारेगी, मोहल्ले में भी टमाटर फेंकने वाला है। तो मरता क्या ना करता, जाएगा तो कहाँ जाएगा, लौट के बातचीत की टेबल पे ही आएगा। यह आदमी बातचीत की टेबल से डर के ही तो भागा था युद्ध करने के लिए कि ईरान तो बात मान ले रहा है तो हम युद्ध कैसे कर पाएंगे, तो उसने युद्ध कर दिया। अब युद्ध के डर से जबरदस्ती पीछे बढ़ के बातचीत की टेबल पे आया, और बातचीत की टेबल पे आते ही इसको डर लग रहा है कि भाई जिन लोगों ने मुझे राष्ट्रपति बनाया, ऐसा मुझे लगता है, जो सारी की सारी यहूदी लॉबी और ये सब लोग जो हैं, जो इजराइल के खैरख्वाह हैं, अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो बार बार ये इसका डिसऑर्डर है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक तरफ ये एकदम शांति का देवता बन जाता है, दूसरी तरफ शैतान बन जाता है। और इस पूरी सिचुएशन के बीच में एक चीज़ पक्की है कि ये है बिजनेसमैन, घाटे में ज़्यादा पड़ना इसको बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये तुरंत आएगा दौड़ा दौड़ा और फिर से बातचीत करेगा। टाइम लग सकता है ताकि दुकानदार भूल जाए भैया कि कद्दू लिए बगैर चले गए थे, वही वाला आदमी है ये, समझ रहे हैं। अब कल ही आ जाएगा तो बहुत बेइज्जती होगी। तो ये होगा, और ये भी संभव है कि ये जो मियाद है 2 हफ्ते की, ये थोड़ी बढ़ जाए। ईरान इस बीच में भरपूर तैयारी कर ले रहा है, और ईरान को चाहिए तैयारी तो उसको सब जगह से तैयारी मिल जाएगी। अमेरिका के पास में कोई तैयारी में मदद करने वाला नहीं है। अमेरिका को तो गंवाना है और खुद घर में रॉकेट बनाना है। इतनी लुटेरी और चोर कंपनियां उन्होंने अपने सर पे, घर पे उनको दूध पिला पिला के, मक्खन पिला पिला के खड़ा किया हुआ है कि ईरान बना लेता हज़ारों में और इनके लाखों में भी हथियार नहीं बन पाते। सारा एयर डिफेंस सिस्टम इनका चुक चुका है, थार्ड मिसाइलें ख़त्म हो चुकी हैं, और अगर ख़त्म हो गई तो किसी दिन को सड़क चलता आदमी चपाट मार देगा, इनकी रिवाल्वर में बंदूक की गोली नहीं निकलेगी। आप समझ रहे हैं बात को? जबकि ये दुनिया के सबसे बड़े गुंडे हैं, और ऐसे में अगर मिल के सबने हमला कर दिया तो अमेरिका ख़त्म, क्योंकि इनके तो हथियार ही नहीं है। ये ईरान पे खर्च कर चुके होंगे। तो समझौता करना डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है, और एक समझदार भरी मजबूरी है। मूर्ख आदमी कुछ भी कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा सीन समझ गए होंगे। ये लौट के आएंगे, मुझे ऐसा लगता है लौट के आएंगे, और आने के बाद में फिर नेगोशिएशन होगा, फिर बातचीत बढ़ेगी। ये अभी कुल मिला के उन कठिन मुद्दों पे ईरान को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कर रहा है कि वो डर के मारे समझौता कर लेगा, और वो मरने को तैयार है भाई। वो दबाव में नहीं आते हैं। तो क्या करना है? ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों को फॉरवर्ड करिए व्हाट्सएप पे, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, और स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। QR कोड ख़त्म होते ही आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। नमस्कार, जय हिंद।